हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। देखिए दोस्तों, जैसे हमने डे 1 और डे 2 पढ़ा था, तो मैं आपको क्या करा रहा था, कुछ क्वेश्चन का सार संग्रह करा रहा था। परंतु अब मैं इसमें क्या करूँगा, आपको किसी दूसरी स्टाइल से क्या क्वेश्चन का सार संग्रह कराने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग क्या करें, आसानी से क्या कर सकें, इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। और इनको क्या कीजिएगा, आप एक बढ़िया सी कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि आगामी एग्जामों को देखते हुए क्या पता यहाँ से क्या बन जाए, कुछ क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने सुना होगा नील दर्पण। क्या? नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है, ये आपके किससे संबंधित है? तो ये है आपके किससे संबंधित? दीन बंधु मित्रा। किससे संबंधित है? दीन बंधु मित्रा। आता है क्वेश्चन कि नील दर्पण का संबंध किससे है? तो नील दर्पण का संबंध आपका किससे है? दीन बंधु मित्रा से। नील दर्पण का संबंध किससे? आपका दीन बंधु मित्रा से। ठीक है ना दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि नील दर्पण का संबंध किससे है? आपका दीन बंधु मित्रा से। आपका क्या है? नील दर्पण का संबंध है। अब आपको पता है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सीरीज से नहीं आएगा। आपका मैं ऐसा बोलता रहूंगा, आप इनको क्या करते रहना, नोट करते रहना, ताकि मैंने आगामी एग्जाम आपको मदद हो सके। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके रेंडमली कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा नील दर्पण आपको क्या, दीन बंधु मित्रा। उसके बाद आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। कौन सा? प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। बहुत बार क्वेश्चन बना भी है ये, कि प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। तो प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर ये कहाँ स्थित है आपका? तो सबसे पहले ये तो आपका स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है आपका प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर? आपका कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर की स्थापना किसने की? तो इस मंदिर की जो स्थापना की है, वो आपकी किसने की है? कृष्णदेव राय ने की है। किसने की है? कृष्ण देव राय ने। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध जो हजारा राम मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना किसने की है? तो इस मंदिर की स्थापना की है किसने? आपकी कृष्ण देव राय ने। ठीक है ना। तो प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक हम्पी में है। और इसकी स्थापना किसने की? आपकी कृष्ण देव राय ने की है। ठीक है ना दोस्तों। अब आता है आपका, एक आता है क्वेश्चन धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। बहुत बार सुना होगा आपने कि धन विधेयक। तो जो ये धन विधेयक वाला जो क्वेश्चन है, ये धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धन विधेयक का संबंध आता है आपका अनुच्छेद 110 से। अनुच्छेद 110 में आपका कौन सा किस विधेयक के बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 110 में आपकी बात की गई है किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में आपकी क्या की गई है? अनुच्छेद 110 में क्या की गई है दोस्तों? बात की गई है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप जरूर नोट करना कि धन विधेयक का संबंध है आपका अनुच्छेद 110 से। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका मानसून। क्या? मानसून। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द किस भाषा का है? तो मानसून शब्द है दोस्तों आपका अरबी भाषा का। किस भाषा का है? अरबी भाषा का क्या है आपका? मानसून शब्द है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द आपका किस भाषा का है? तो मानसून शब्द आपका किस भाषा का? अरबी भाषा का। ठीक है दोस्तों, कि मानसून शब्द किस भाषा का है? तो किसका है ये? अरबी भाषा का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सुना होगा गाजर। क्या? गाजर। गाजर के बारे में सुना कि गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? किसका रंग? गाजर का रंग। गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो जो आपका गाजर का रंग लाल होता है, वो होता है किस कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है गाजर का रंग लाल? गाजर का रंग होता है आपका लाल किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है दोस्तों। गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो गाजर का रंग आपका लाल क्यों होता है? तो गाजर का रंग लाल होता है आपका किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है दोस्तों। आप जरूर से इन क्वेश्चन क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आगामी एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट क्या होने वाले हैं, साबित होने वाले हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा मानसून किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का? अरबी भाषा का है। और गाजर का रंग लाल क्यों होता है आपका? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व। बहुत बार मैंने कहा ये क्वेश्चन बनेंगे कि निर्देशक तत्व संविधान की किस भाग में? तो सबसे पहले है संविधान के भाग 4 में। इसमें है संविधान के भाग 4 में आपके क्या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना। और कौन से अनुच्छेद में आपके नीति निर्देशक तत्व? तो आपके ये अनुच्छेद 36 से लेकर
और अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक आपके क्या हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया है। ठीक है ना। तो ये मैंने जो मेरे साथ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जुड़े हुए हैं उनको मैंने पढ़ाया है कि महमूद गजनवी, किसने, महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ पर प्रसिद्ध आक्रमण कब किया था। तो गुजरात के सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया था कब, 1025 में। कब किया था, 1025 में। कब किया था, 1025 में गुजरात की क्या किया था, सोमनाथ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है ना। अब जब इस महमूद गजनवी के बारे में बात आई गई है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में क्या कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो आपका महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी का एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था आपका क्या, अलबरूनी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार का नाम था तुम्हारा क्या, अलबरूनी। ठीक है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आता है महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम क्या था, तो वो कौन था तुम्हारा, अलबरूनी था। क्या तुम्हारा कौन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। ठीक है ना। अब आपको पता है कि एक क्वेश्चन आता है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, किसके बीच, किसके बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। ठीक है ना दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। ठीक। तो केंद्र एवं राज्य के बीच आपका जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा होता है वो किस अनुसूची में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच जो वैधानिक शक्तियों के बंटवारे की बात करता है वो करती है आपकी अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची आपके केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का क्या करती है, बंटवारा करती है। ठीक है दोस्तों। तो केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा करती है, तो आपकी कौन सी करती है, अनुसूची 7। ठीक। अब यहीं पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका, बहुत बार बन भी सकता है कि आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, किसका नाम सुना आपने, गौतम बुद्ध। ठीक है ना, गौतम बुद्ध। तो आपके गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध का सर्व जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो क्या था, लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है ना दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आपका कैबिनेट मिशन था 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन, इस 1946 के कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। ठीक है दोस्तों। 1946 के कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आपके, 3 सदस्य थे। ठीक है ना। वो 3 सदस्य कौन थे आपके, एक था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरा था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा था आपका ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर। तो आपके जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, इसमें आपके 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो पहला था पैथिक लॉरेंस, दूसरा था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा था आपका ए बी एलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका किसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है ना। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है दोस्तों। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है आपका, तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है आपका वो कौन होता है, आपको सभी लोग जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी। क्या कहते हैं, महान्यायवादी। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है आपका, महान्यायवादी। ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है आपका, तो भारत सरकार का जो आपका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है आपका,
महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसको? ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आपका एस चंद्रशेखर ने क्या आपका ब्लैक होल सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, समझ रहे दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर क्या नोट कीजिएगा। मैंने कहा आपके लिए आगामी एग्जाम में क्या होने वाले, बहुत हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि मैं इनको रेंडमली पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी क्या बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होगा जो आपके कौटिल्य है। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य का आपने एक ग्रंथ सुना, अर्थशास्त्र। ठीक है ना। कौटिल्य ग्रंथ है क्या? अर्थशास्त्र। क्या है? कौटिल्य ग्रंथ क्या है आपका? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई? मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। क्वेश्चन आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है मैकियावेली के द प्रिंस से। ठीक है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है? तो मैकियावेली के द प्रिंस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में किसकी नियुक्ति? महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति होती है महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। आप जरूर जरूर इन क्वेश्चन क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि भारतीयों के लिए किस महान शासक ने सिल्क मार्ग प्रारंभ करवाए थे? तो सिल्क मार्ग, कौन सा मार्ग? सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग प्रारंभ करने वाला जो शासक था आपका, वो था आपका कौन? कनिष्क। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग प्रारंभ करने वाला जो शासक था आपका, वो कौन था? आपका कनिष्क। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग प्रारंभ करने वाला जो मैंने कहा शासक था आपका, वो था आपका कौन? कनिष्क। ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? पूरे भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो पूरे भारत में जो आपकी स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, ये चलाई गई थी किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? पूरे भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? तो पूरे भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी अभी किसने? यूनानियों के द्वारा पूरे भारत में क्या चलाई गई थी? स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। ठीक है ना। बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, किसको? बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण, बुद्ध को किस स्थान में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो उनको प्राप्त हुआ था बुद्ध को किस स्थान में महापरिनिर्वाण प्राप्त? कुशीनगर। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर। बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो हुआ था आप इनको कहाँ पर? कुशीनगर में बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आता है आपका क्षुद्र ग्रह से। क्या? क्षुद्र ग्रह। तो जो आपके क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह आपके क्या? मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति। तो देखिए आपके मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे तथा बड़े बड़े क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मैंने कहा मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे तथा बड़े बड़े क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है ना। अब आपको आपने एक क्षुद्र ग्रह का नाम सुना होगा जिसका नाम आता है क्या? फोरवेस्टा। एक क्षुद्र ग्रह का नाम सुना होगा आपने जिसका नाम क्या है? आपका फोरवेस्टा। मैंने कहा आपने एक क्षुद्र ग्रह का नाम सुना होगा
जिसका नाम क्या है आपका फोर वेस्टा। क्या है? फोर वेस्टा। मैंने कहा आपने एक क्षुद्रग्रह का नाम सुना होगा जिसका नाम आता होगा क्या? फोर वेस्टा। क्या आता है? फोर वेस्टा। तो जी आपका फोर वेस्टा क्षुद्रग्रह है कौन सा? मैंने कहा जो आपका कौन सा है? फोर वेस्टा क्षुद्रग्रह है। ठीक है दोस्तों, जो आपका ये फोर वेस्टा क्षुद्रग्रह है, इसकी क्या एक विशेषता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी उपकरण के क्या आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिना किसी उपकरण के आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना? बिना किसी उपकरण के क्या कर सकते हैं, हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो कौन सा ग्रह है आपका? क्षुद्र ग्रह है। मैंने कहा जैसे हम क्या बिना किसी उपकरण के क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब इसी संदर्भ में हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम आपका पढ़ेंगे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है ना? दिल्ली का जो आपका क्या है, लाल किला। कौन सा किला? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था किसने? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था आपका, वो किसने किया था आपका? औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में क्या किया था? मोती मस्जिद का क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है ना? अब आपका क्वेश्चन आता है सहायक संधि। सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, जो वो था आपका कौन? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। ठीक है ना? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वो आपका कौन था? हैदराबाद का निजाम। ठीक है ना? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था आपका? तो वो कौन था आपका? हैदराबाद का निजाम। बहुत बार क्वेश्चन बनता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था आपका? तो कौन था? हैदराबाद का निजाम। ठीक। अब आपको पता है सबसे बड़ी बात यह है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था। ठीक है ना? क्वेश्चन बनेगा जब नादिर शाह ने क्या किया था, भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? नादिर शाह ने कहाँ आक्रमण किया था? भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उस समय इस भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक था आपका मोहम्मद शाह। कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का जो शासक था वो था आपका कौन? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था आपका? तो कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है ना? समझ रहे ना दोस्तों? अब इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संचित निधि का जिक्र किस अनुच्छेद में है? किसका? संचित निधि का जिक्र किस अनुच्छेद में है? संचित निधि का जिक्र आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो संचित निधि का जिक्र है वो आपका सभी लोगों को पता होगा 266 के एक में है। इसमें 266 के एक में आपका क्या है? संचित निधि का क्या है? जिक्र है। 266 का एक। 266 अनुच्छेद 266 के एक में आपका क्या है? संचित निधि का क्या है? जिक्र किया गया है। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद आपका आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और मैंने कहा इसके जो सूत्रधार रहे हैं वो कौन है? वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है ना? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। मैंने कहा दुग्ध क्रांति। और इसका जो मैंने कहा सूत्रधार रहे हैं वो कौन है आपके? वर्गीस कुरियन आपके क्या रहे हैं? इसके सूत्रधार रहे हैं। ठीक है ना? आपका इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक ब्यूरो। क्या? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय। भारतीय मानक ब्यूरो।
भारतीय मानक ब्यूरो का हेडक्वार्टर या मुख्यालय। तो आपका जो भारतीय मानक ब्यूरो है, इसका जो आपका मुख्यालय है, यह आपका कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो का जो आपका मुख्यालय है, ये कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय आपका, वो आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। उसके बाद आपका आता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है आपका? तो कौन है? अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो वो कौन है आपके? अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो वो कौन है आपकी? अरुंधति रॉय। आपका क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के क्या है आपके लेखक हैं? कौन? अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वप्न का अध्ययन। किसका अध्ययन? स्वप्न। इसका अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन। तो स्वप्न का अध्ययन आपका किसमें किया जाता है? वो किया जाता है आपका ओनिरोलॉजी में। स्वप्न का अध्ययन आपका किसमें किया जाता है? तो स्वप्न का अध्ययन किया जाता है आपका किसमें? ओनिरोलॉजी में। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? ओनिरोलॉजी में क्या किया जाता है आपका? स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। स्वप्न का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? ओनिरोलॉजी में आपका क्या किया जाता है? स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय। ठीक है ना। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है आपका? लियोनस पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोनस पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय, तो इस इंटरपोल का जो आपका मुख्यालय है, वो कहाँ है आपका? लियोनस पेरिस में। ठीक है ना दोस्तों। इंटरपोल आपने देख लिया है, इसका मुख्यालय कहाँ आपका? लियोनस पेरिस में। आपका क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय। ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा वित्त आयोग का गठन संविधान किस अनुच्छेद से होता है? किसका? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संविधान किस अनुच्छेद से होता है? तो जो वित्त आयोग का गठन होता है, वो होता है आपका अनुच्छेद 280 से। वित्त आयोग का गठन आपका किससे होता है? अनुच्छेद 280 में क्या होता है आपका? वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन क्या होता है आपका? अनुच्छेद 280 में होता है। ठीक है ना। अब इसी में आपका एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है अकाल आयोग। कौन सा आयोग? अकाल आयोग। ठीक है दोस्तों। तो अकाल आयोग का जो गठन हुआ है, कब हुआ है? 1880 में। अकाल आयोग का गठन कब हुआ है आपका? 1880 में क्या हुआ आपका? अकाल आयोग का क्या हुआ है? गठन हुआ है। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अकाल आयोग गठन किस में हुआ, तो आपका हुआ है कब? 1880 में। उसके बाद आता है विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन बना भी आपका कि विश्व के किस मरुस्थल में, विश्व के किस मरुस्थल में, क्या, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है? तो वह आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है? तो आपका क्या है? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है आपका, आपने सुना होगा नॉर्वे। ठीक है ना। नॉर्वे आपने सुना होगा। इस नॉर्वे की राजधानी आपकी कहाँ? नॉर्वे की आपकी जो राजधानी है, वह आपकी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी अब क्या है? ओस्लो। परंतु इस ओस्लो का भी क्या था? प्राचीन नाम था। तो इस ओस्लो का प्राचीन नाम था आपका क्रिस्टीना। आप नोट जरूर करना। ठीक है ना। ओस्लो का प्राचीन नाम आपका क्या था? क्रिस्टीना था। ठीक है ना। तो मैंने कहा नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो थी, और ओस्लो का प्राचीन नाम आपका क्या था? तो ओस्लो का प्राचीन नाम था क्या? क्रिस्टीना। ठीक है ना दोस्तों।
उसके बाद आपको पता है इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? इसका बगीचा, इंग्लैंड का बगीचा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है कैंट को, ठीक है ना। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? कैंट को कहा जाता है इंग्लैंड का बगीचा, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान से, इंग्लैंड का बगीचा कैंट हो गया आपका, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश आपका कौन सा है? तो प्यासी भूमि का देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया आपका क्या है? प्यासी भूमि का क्या है? देश है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या थे आपके बहुत सारे क्या थे क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चन के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ, अभी आगे बताते जाऊँगा। तो प्यासी भूमि का देश आपने देख लिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आप जरूर जरूर क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। अब आपको पता है जो आपका चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, तो चट्टानों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? पेड्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? पेड्रोलॉजी कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है चट्टानों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन आपका कहलाता है क्या? पेड्रोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप इसको जरूर क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? पेड्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आता है उत्तराखंड, कुछ क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तराखंड की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तराखंड की किस नदी को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। कहाँ की? उत्तराखंड की किस नदी को धान की कटोरा कहा जाता है? तो वो आपकी कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता होगा संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा, संस्कृत भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो ये मिला तुम्हारा जनवरी 2010 में। संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला तुम्हारा? तो ये मिला तुम्हें कब? कब मिला तुम्हारा? जनवरी 2010 में, ठीक है ना। संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा मिला तुम्हारा कब? जनवरी 2010 में, तो ठीक है ना। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कहाँ का? उत्तराखंड के किस व्यक्ति को किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के किस व्यक्ति को किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वो है तुम्हारा दान सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है तुम्हारा? दान सिंह बिष्ट, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है तुम्हारा? दान सिंह बिष्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा हिमालय जड़ी बूटी प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय जड़ी बूटी प्रकाश, हिमालय जड़ी बूटी प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है तुम्हारे? देवी दत्त। देवी दत्त हिमालय जड़ी बूटी प्रकाश पुस्तक के लेखक तुम्हारे कौन है? तो वो कौन है तुम्हारे? देवी दत्त शर्मा। कौन है? हिमालय जड़ी बूटी प्रकाश पुस्तक के लेखक तुम्हारे कौन है? तो वो कौन है तुम्हारे? देवी दत्त शर्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका काफल पाको गीत की रचना किसने की है? कौन सा गीत? काफल पाको। काफल पाको गीत की रचना किसने की है? तो ये की है तुम्हारे किसने? बजेंद्र लाल शाह ने। काफल पाको गीत की रचना किसने की? तो किसने किया तुम्हारी?
बजेंद्र लाल शाह ने आपके क्या किया है, काफल पाको गीत की रचना की है। ठीक, और आज का दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, सभासार। सभासद पुस्तक के लेखक कौन है आपके, तो वह आपके कौन, सुदर्शन शाह। टीर रियासत के पहले राजा और परमार वंश के 55वें राजा। परमार वंश के कौन से राजा थे, 55वें राजा थे, ठीक है ना। और टीर रियासत क्या थे आपके, पहले राजा थे, ठीक है ना दोस्तों। तो सभासार नामक जो ग्रंथ लिखा है वो किसने लिखा है, अपना सुदर्शन शाह ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा, ताकि मैंने आगामी एग्जाम में आपको क्या मिल सके, इनसे थोड़ी बहुत क्या मिल सके, मदद मिल सके। और हमेशा मैं रैंडमली आपके लिए क्या ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति तक क्या हो सके, ये चैनल आपका क्या पहुंच सके। और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना। थैंक यू।